Welcome to the online platform of VICS. Myself Damini Parihar, and in this particular video we'll discuss about the constitutional provision related to tribal group. आप सभी का VICS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान के बारे में कि हमारा संविधान भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जनजातियों को किस प्रकार के अधिकार देता है, जनजातियों के उत्थान, जनजातियों के अपलिफ्टमेंट के लिए हमारे संविधान में कौन कौन से विशेष प्रबंध किए गए हैं, क्या स्पेशल प्रोविजन है जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, भारत में जनजातियों का उत्थान कर सकते हैं। तो अगर हमें इस टॉपिक को कवर करना है ना, अगर हमें देखना है कि मध्य प्रदेश की जनजातियां ही नहीं संपूर्ण भारत की जनजातियों के संदर्भ में हमारा भारतीय संविधान किस प्रकार के प्रबंध को देखता है या किस प्रकार के प्रबंध रखे गए हैं, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने के लिए हमारी जो डायमेंशंस होगी, जिस आधार पर हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, उसकी रूपरेखा, उसका जो ड्राफ्ट है वो इस प्रकार है कि सबसे पहले तो हम परिचय देखेंगे कि ट्राइबल ग्रुप्स क्या हैं और संविधान में इन्हें किस प्रकार से क्या किया गया है, इनका वर्णन किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संवैधानिक प्रावधान, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है हमारा संविधान जो जनजातियों को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी एक्ट हैं, जितने भी अधिनियम हैं जो कि किससे संबंधित हैं, अनुसूचित जनजातियों से, शेड्यूल्ड ट्राइबल ग्रुप से संबंधित जो हमारे अधिनियम हैं, एक्ट हैं, इनकी चर्चा करेंगे। और नेशनल कमीशन, जो भी हमारे नेशनल कमीशन है, जैसे नेशनल कमीशन फॉर एसटी, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो एसटी की सुरक्षा के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है ना, जो एसटी कमीशन है, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अगर कोई पूछे कि ट्राइब, तो आप बोलेंगे जनजाति, पर मतलब क्या है ना। अगर कोई आपसे बोलता है कि ये शब्द है ना, तो इस शब्द का एक कुछ अर्थ होता है ना, हर शब्द में अपना एक अर्थ छुपा होता है। तो अगर हम बोल रहे हैं ट्राइब, तो ये ट्राइब का अर्थ क्या है? देखो, ट्राइब मतलब ये होता है कि जो हमारा एक समाज है ना, उस समाज में एक होती है मुख्य धारा, जिसे बोलते हैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी, है ना, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस मुख्य धारा से थोड़े अलग होते हैं, जैसे कि जंगलों में रहते हैं, उनका खान पान अलग है, उनका रहवास अलग है, उनके कपड़े पहनने का तरीका अलग है ना। तो ये जो लोग हैं जो हमारी समाज की मुख्य धारा से थोड़े से अलग हैं या वो मुख्य धारा से इतना कनेक्टेड नहीं है, तो ऐसे जो हमारे जनजाति, ऐसे जो हमारी पॉपुलेशन होती है, जो ऐसे हमारे वर्ग, जो जनजाति, जो ऐसा हमारा जो एक पॉपुलेशन है, इसे हम बोलते हैं जनजाति या ट्राइबल। ठीक है, तो एक तरीका तो क्या हो गया, हम ये बता सकते हैं कि वो लोग जो कि समाज की मुख्य धारा से जुड़े नहीं हैं, वह उनके विशेष जो है उनके रहन सहन है, वो विशेष रूप की जीवन शैली में के अंतर्गत वे आते हैं, इन्हें हम ट्राइबल ग्रुप कहते हैं। और एक ये भी इस तरीके से ट्राइब्स को डिफाइन किया जाता है कि भारतीय समाज का वह भाग जो प्राग ऐतिहासिक मानव के रहन सहन से मिलता जुलता है। तो क्या बता सकते हैं कि जो ट्राइब है ये इंडियन सोसाइटी का वो पार्ट है जो कि अपने वे ऑफ लिविंग में, किसमें, जो वे ऑफ लिविंग है इसमें किससे रिजेंबल करता है, रिजेंबल करता है प्री हिस्टोरिक मैन से। किससे रिजेंबल करता है? प्री हिस्टोरिक मैन से रिजेंबल करता है। बैकवर्ड इन टर्म्स ऑफ लिविंग, है ना, मतलब वो रहन सहन के आधार पर थोड़ा सा पिछड़ा है। अब पिछड़ा है कैसे? जैसे कि वो इतना तकनीकी का प्रयोग नहीं करता है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग थोड़ा कम जानते हैं,
है ना। अडॉप्शन टू मॉडर्नाइजेशन कम हुआ है, मतलब उन्होंने आधुनिकीकरण को इन्होंने ज्यादा नहीं अपनाया है और नहीं ये नई तकनीकियों से इतना परिचित हैं। तो इस प्रकार का जो जनसंख्या वर्ग होता है इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, इन्हें बोला जाता है ट्राइबल ग्रुप, या हम इन्हें जनजाति ग्रुप्स के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण या विशेष एक घटक होता है जिसके आधार पर हम जनजाति का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, वो यह है कि जो जनजातियां होती हैं यह एक विशेष क्षेत्र से संबंध रखती हैं, मतलब कि इनका जो निवास है वो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र तक क्या होता है, सीमित होता है, और ये वहीं पर अपनी जीवन शैली को, अपने रीति रिवाजों का क्या करती है, वहां पर उनका संचालन करती है। तो याद रखेंगे कि जो ट्राइबल होते हैं ये एक डिफाइनाइट या एक डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया या रिमोट एरिया में निवास करते, मतलब ये किसी सुदूर क्षेत्र से या एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में इनका निवास रहता है। ऑब्जर्व करते हैं कॉमन लैंग्वेज और कॉमन ट्रेडिशन, तो याद रखेंगे ये समान भाषा और सामान्य परंपरा से जुड़े होते हैं। कट फ्रॉम मेन स्ट्रीम सोसाइटी, है ना, ये समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ जनसंख्या वर्ग होता है। कैसा जनसंख्या वर्ग होता है ये हमारे समाज की मुख्य धारा से जुड़ा नहीं होता, ये समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ जनसंख्या वर्ग होता है। तो कोई पूछे क्या होते हैं ट्राइब्स, तो आप बताओगे कि ट्राइब पॉपुलेशन का वो पार्ट होता है, जनसंख्या का वह भाग होता है जो मुख्य धारा से ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं रहता या मुख्य धारा से कटा हुआ रहता है, विच इज कट ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। इनका जो लैंग्वेज होता है वो वेरिएट करता है, इनका रहन सहन अलग होता है, खान पान अलग होता है, ये बहुत मामलों में अलग होते हैं समाज की मुख्य धारा से, और इनका जो तकनीकी संबंधित विकास है वो इतना अधिक नहीं होता। टेक्नोलॉजिकल अडॉप्टेशन और मॉडर्नाइजेशन की यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। किस चीज की कमी देखने को मिलती है, टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन और मॉडर्नाइजेशन जो है ये हमें ट्राइबल ग्रुप में कम देखने को मिलता है। तो अगर हमें अब बताना हो कि शेड्यूल्ड ट्राइब क्या है ना, अभी तक हम क्या देख रहे हैं, जनजाति। अब हमने जनजाति के आगे एक नया शब्द जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, अनुसूचित, है ना, और इंग्लिश में बात करें तो शेड्यूल्ड ट्राइब। तो देखो आप जो ये अनुसूचित जनजाति है यह कैसा शब्द है, यह एक संवैधानिक शब्द है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रीलिम में, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी भैया, कि अनुसूचित जनजाति कैसा शब्द है, शेड्यूल्ड ट्राइब इज अ वर्ड, कैसा वर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, लीगल वर्ड है ना। तो आप याद रखेंगे कि यह एक संवैधानिक शब्द है और इस शब्द का उपयोग भारत में जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। तो याद रखेंगे कि भारत में जो ट्राइब्स हैं इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, तो भारत में जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए यूज में लिया जाता है वर्ड आपका अनुसूचित जनजाति, या हम इसे ही बोल सकते हैं शेड्यूल्ड ट्राइबल ग्रुप। अब यह जो प्रतिनिधित्व कर रहा है शब्द कौन सा, ट्राइब्स को, शेड्यूल्ड ट्राइब, है ना, जनजातियों को का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे पास क्या शब्द है, अनुसूचित जनजाति। तो इसका प्रयास कैसे हुआ और यह धारा या यह कड़ी किस प्रकार से चालू हुई, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो सबसे पहले 1931 में, कब, 1931 में पहला अटेम्प्ट किया गया ताकि हम क्या कर सके, अनुसूचित कर सके, किसे, हम जनजातियों को अनुसूचित कर सके। उसके बाद 1935 में, कब, इन द ईयर 1935
अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो हमारा भारत शासन अधिनियम था, उसमें क्या किया गया, 1935 के अधिनियम में पिछड़ी जनजातियों को का क्या किया गया, वर्णन किया गया। तो सबसे पहला याद रखेंगे, पहला प्रयास 1931 में, उसके बाद 1935 में, जिसमें क्या किया गया कि पिछड़ी जनजातियों के रूप में वर्णन किया गया। उसके बाद 1999 में क्या हुआ, इन द ईयर 1999, मतलब भारत के आजाद होने के बाद ट्राइबल जो मिनिस्ट्री है, या हम बात करें जनजाति मंत्रालय, तो जनजाति मंत्रालय की स्थापना कब हुई, जनजाति मंत्रालय की स्थापना हुई 1999 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम के रिस्पेक्ट में, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है आपसे, और आपको निबंध के अकॉर्डिंग, या हम बात करें कि जो हमारा पेपर 1 है उसमें भी आप लिख सकते हैं कि भारत में जनजाति मंत्रालय कब आया। तो भारत में जनजाति मंत्रालय की स्थापना हुई 1999 में। उसके बाद और क्या विकास हुए और क्या डेवलपमेंट हुए, तो 2011 में टोटल पॉपुलेशन जो थी हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब की, वो कितनी थी, 8.6 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो याद रखेंगे कि 2011 की जनगणना में भारत में जो टोटल जनजातियों की जो जनसंख्या थी, वो भारत की संपूर्ण जनसंख्या का कितना था, 8.6%। और मध्य प्रदेश में एसटी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। ये वर्तमान संदर्भ में बताया जा रहा है कि जो हमारी मध्य प्रदेश की 2011 की जो हमारे भारत की जनगणना हुई थी, उसके आधार पर मध्य प्रदेश में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो कितनी है, 21.1% है, और जो कि संपूर्ण भारत में सबसे ज्यादा है ना। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है ट्राइबल की, वो किस राज्य में है भारत के, तो मध्य प्रदेश में ट्राइबल्स की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। याद रखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जनजातियों की जनसंख्या कितनी है, याद रखेंगे 8.6%। क्या याद रखेंगे कि भारत की संपूर्ण जनसंख्या में जो जनजाति वर्ग की जनसंख्या है वो कितनी है, वो है 8.6%। और मध्य प्रदेश में जो जनजातियों की जनसंख्या है वो कितनी है, 21.1%, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। तो यहां से 2 क्वेश्चन होते हैं हमारे प्रीलिम के कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियों या की जनसंख्या कितनी है हमारी टोटल जनसंख्या के, तो टोटल जनसंख्या का 8.6% जो है वो क्या है, आपकी अनुसूचित जनजातियां हैं। और मध्य प्रदेश में कितना है इनका प्रतिशत, मध्य प्रदेश में इनका प्रतिशत है 21.1%। कितना है, 21.1%। अब देखो, अगर हम शेड्यूल्ड 5 और शेड्यूल 6 की बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो किससे डील करता है, तो याद रखेंगे कि जो हमारे भारतीय संविधान का शेड्यूल 5 यानी अनुसूची 5, शेड्यूल 6 यानी अनुसूची 6 किससे संबंध रखती है, संबंध करती है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के साथ साथ उत्तर पूर्व राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 डील्स विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 है, ये किससे डील करता है, ये डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया। तो याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए प्रीलिम में क्वेश्चन कि जनजाति के प्रशासन से संबंधित भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूचियां है, क्या यह क्वेश्चन पूछा जाए कि जनजातियों के प्रशासन से संबंधित भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूचियां हैं, विच शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल ग्रुप। तो याद रखेंगे शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6
6 जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न के जो हमारे ट्राइबल रीजन है उनके एडमिनिस्ट्रेशन से भी डील करता है शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर हम बात करें कि जो हमारा एसटी है शेड्यूल ट्राइब, इनके संवैधानिक प्रावधान या संवैधानिक सुरक्षा के लिए जो उपाय हैं उनका किस अनुसूची में वर्णन है? तो अभी हमने देखा कि इनका वर्णन किया गया है अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में। तो याद रखेंगे कि जो ये अनुसूची 5 है और अनुसूची 6 है, इनमें भी क्या देखने को मिलता है? इनमें भी अगर हम देखें तो इनमें थोड़ा सा क्या है, यहां पर वेरिएशन है, जिसे अभी हम समझते हैं। देखो कि जब हम बात करते हैं शेड्यूल 5 की, तो शेड्यूल 5 किससे डील करता है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब। किससे डील करता है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड एरियाज ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। तो याद रखेंगे किससे डील करता है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण। तो प्रीलिम का एक और क्वेश्चन कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? क्या क्वेश्चन है? लिख ले कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची किससे? अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित है। तो याद रखेंगे अनुसूची 5, इंग्लिश में भी देख ले कि विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल ट्राइब। किससे? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल ट्राइब से डील करता है। तो याद रखेंगे अनुसूची 5। अनुसूची 6 जो है ये किससे डील करता है? ये डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट। किससे डील करता है? जो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य है। कौन कौन से राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। किससे संबंधित है? भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य है। कौन कौन से राज्य? देखो, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखेंगे प्रीलिम में पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 कौन से उत्तरी पूर्वी राज्यों के जनजाति प्रशासन से संबंधित है? तो याद रखना है कौन कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना? तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये किससे डील करते हैं? ये जो भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहां पर ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन, अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन किस प्रकार से होगा, इससे डील करता है। कौन सा? आपका शेड्यूल 6 अनुसूची 6 इससे संबंध रखती है। अब अगर हम परिभाषा के स्तर पर बात करें कि ये ट्राइब्स जो हैं इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार से रखा गया है, तो देखो यहाँ पर हमारा एक महत्वपूर्ण आर्टिकल आता है, एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद आता है, जो कि कौन सा है? अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 342, आर्टिकल 342। तो याद रखेंगे कि जो आर्टिकल 342 है, अनुच्छेद 342 है, इसके अंतर्गत क्या करता है? राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति किसी विशेष जनसंख्या वर्ग को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देते हैं। तो क्या प्रीलिम में क्वेश्चन आज आएगा कि भारत के राष्ट्रपति किसके परामर्श के उपरांत किसी जनसंख्या वर्ग को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देते हैं? याद रखेंगे क्या क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति किसके परामर्श के उपरांत
क्या करते हैं, किसी जनसंख्या वर्ग को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल के परामर्श के बाद। किसके परामर्श के बाद? राज्यपाल के परामर्श के बाद। अब उसके बाद अगर हम देखें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जनजातियों का दर्जा दिया जाता है? अगेन क्या हो गया आंसर? आर्टिकल 342 अनुच्छेद 342। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 342(1) है ना। यहाँ पर आर्टिकल 342(1) की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा राष्ट्रपति है हमारे, वो क्या कर सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी आफ्टर कंसल्टेशन विथ होम, है ना, राज्यपाल से परामर्श के बाद। अब किस राज्यपाल से? उसी राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद क्या करते हैं, किसी भी जनसंख्या वर्ग को अनुसूचित जाति का क्या करते हैं, उन्हें दर्जा देते हैं या अनुसूचित जनजाति के रूप में उन्हें निर्दिष्ट करते हैं। तो याद रखेंगे कि राष्ट्रपति किससे परामर्श के बाद? राष्ट्रपति जो है ये विशेष राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद क्या करते हैं, जनजातियों या आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखते हैं। अब आर्टिकल 342 सब क्लॉज 2, तो अगर हम यहाँ देखें तो ये बताता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ इंक्लूड और एक्सक्लूड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब स्पेसिफाई इन क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 342। तो याद रखेंगे कि आर्टिकल 342 में क्या है, लिस्ट है। किसकी लिस्ट है? अनुसूचित जनजातियों की, है ना। जो शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट होती है वो आर्टिकल 342 क्लॉज 1 में है। अब हमें क्या करना हो, किसी नई जनजाति को ऐड करना हो या पुरानी जनजाति को हटाना हो, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए पार्लियामेंट एक कानून लाए। क्या लाए? पार्लियामेंट इसके लिए एक लॉ लाए। तो संसद कानून द्वारा अनुच्छेद 342 के खंड 1 किसमें, क्लॉज 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल या बाहर कर सकती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस आर्टिकल के अंतर्गत क्या किया जाता है, जनजातियों को क्या शामिल व बाहर किया जाता है, तो है उसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 342 क्लॉज 2। कौन सा? अनुच्छेद 342 का खंड 2 जो है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? इसके अंतर्गत जनजाति विशेष को क्या किया जाता है, जो हमारी अनुसूचित जनजातियों की एक श्रेणी है या लिस्ट है, उसके अंतर्गत रखा जाता है या उससे बाहर कर दिया जाता है। अब हमारा एक महत्वपूर्ण आर्टिकल आता है जो कि है आर्टिकल 366 खंड 25। कौन सा? आर्टिकल 366 खंड 25, आर्टिकल 366 क्लॉज 25। तो शेड्यूल्ड ट्राइब मीन्स सच कास्ट डीम्ड under article 342 to be scheduled tribe for the purpose of this constitution। तो याद रखेंगे कि यह ये बताता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब वो हैं जिन्हें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत क्या किया गया है, लिस्ट किया गया है। तो अगर कोई पूछे कि अनुसूचित जनजाति की परिभाषा संविधान के कौन से आर्टिकल में है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 366 खंड 25 आर्टिकल 366 क्लॉज 25, जो कि क्या बताता है, जो ये बताता है कि जो आर्टिकल 342 है इनमें जो लिस्टेड आपका ट्राइबल ग्रुप है वो क्या है, अनुसूचित आपकी जनजाति के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगर हम देखें कि सेवा सुरक्षा उपाय मतलब कि अन्य जो हमारे प्रोविजन है या अन्य हमने जो क्या किए हैं, सुरक्षा उपाय किए हैं संविधान के माध्यम से, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड इम्पोज किए हैं फॉर द प्रोटेक्शन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइबल ग्रुप्स, तो ये कौन से आर्टिकल से डील करता है? ये डील करता है
आर्टिकल 16 क्लॉज 4 से, किससे, अनुच्छेद 16 खंड 4 से संबंध रखता है। तो यहाँ पर जो हमारा अनुच्छेद 16 है ये क्या बताता है कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए राज्य को किसी भी पिछड़े वर्ग के लिए नियुक्ति और पदों में आरक्षण करने का प्रावधान देता है। तो याद रखेंगे कि नियुक्ति के लिए जो क्या किया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है, जो आरक्षण दिया जाता है, किसे, जनजाति समूह को जो आरक्षण दिया जाता है वो किसके अंतर्गत रखा गया है, वो हमारे अनुच्छेद 16 खंड 4 के अंतर्गत रखा गया है। अब 16 खंड 4A मतलब 16 क्लॉज 4A जो है ये बताता है यह राज्यों के SC और ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण प्रावधान करने की अनुमति देता है। मतलब क्या कि जो SC और ST होते हैं इन्हें जॉब में तो रिजर्वेशन है, इसके साथ ही साथ प्रमोशन, मतलब अगर वो ऑलरेडी सरकारी नौकरी में है तो अगर उन्हें क्या करना हो, पदोन्नति करवानी हो, उसके लिए भी उन्हें आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जो प्रोविजन है ये किस आर्टिकल में है, ये है आपके आर्टिकल 16 क्लॉज 4A से डील करता है। किससे डील करता है, आर्टिकल 16 क्लॉज 4A, जबकि आर्टिकल 16 क्लॉज 4B डील करता है बैकलॉग रिक्तियों का वर्गीकरण चालू वर्ष की रिक्तियों के साथ नहीं किया जाएगा। मतलब यहाँ पर जो बैकलॉग्स होते हैं इन्हें क्या किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है। किसे एक्सक्लूड किया जाता है, यहाँ पर बैकलॉग्स को एक्सक्लूड किया जाता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल आता है ये है आपका आर्टिकल 355। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 355। यहां पर यह बताया जाता है कि संघ व राज्य में सेवा और पदों पर नियुक्ति करने में प्रशासन दक्षता बनाए रखने के साथ अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य पर दावे को लगातार ध्यान दिया जाएगा। मतलब क्या कि हमें क्या करना होगा कि हमको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ऐसे लोग आए जो दक्ष हो, जिनमें क्या हो, काबिलियत हो, और काबिलियत के साथ साथ हम यह भी ध्यान रखें कि प्रशासन में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों का भी क्या हो, उनके भी विशेष रूप से उन्हें क्या दिया जाए, स्थान दिया जाए। तो इस चीज से कौन सा आर्टिकल डील करता है, इससे डील करता है आपका आर्टिकल 355। तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया जो भी हमारे बेसिक्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, किससे रिलेटेड, शेड्यूल्ड ट्राइब्स से रिलेटेड, जो हमारे जनजातियों से संबंधित विशेष हमारे जो प्रावधान है हमने इन्हें डिस्कस किया। कल की क्लास में हम आर्थिक जो सुरक्षा उपाय किए गए हैं, जो इकोनॉमिक सेफगार्ड लगाए गए हैं, किसके लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच।